मैं हूं शरद द्विवेदी। 1 बज चुके हैं दोपहर के और चुनावी घंटा भी बज गया है। और ये चुनावी घंटा जब इधर से उधर और उधर से इधर आता है टन 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 करते हुए, तो ये बताता है कि बंसल न्यूज अगले 1 घंटे तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हर चुनावी अपडेट के साथ आपसे रूबरू होगा। और मेरे सहयोगी दिनेश भी मेरे साथ है। बहुत स्वागत है दिनेश। और हमारी साथ जुड़ेंगी प्रशंसा भी, वो भी आपसे रूबरू होंगी। तो चलिए सबसे पहले मेरे सहयोगी दिनेश के जरिए एक नजर डालते हैं, दौड़ते हैं जरा इलेक्शन एक्सप्रेस में बैठकर। दिनेश। थैंक यू सर। और चलिए अब सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इलेक्शन एक्सप्रेस पर। मध्य प्रदेश बीजेपी और कांग्रेस में विरोध की सुर तेज। पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह का बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा। मुन्ना सिंह भदौरिया ने भी बीजेपी से दिया इस्तीफा। मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस मिलकर लड़ सकते हैं चुनाव, अखिलेश यादव ने दिए हैं संकेत। उत्तर प्रदेश से लगे हुए इलाकों में चुनाव लड़ने की रणनीति पर मंथन। छत्तीसगढ़ बीजेपी की बची हुई 4 सीटों पर चर्चा। जल्द जारी होगी चौथी लिस्ट, तो कांग्रेस की सभी 90 सीटों पर नाम घोषित। आखिरी लिस्ट में 4 विधायकों का कटा टिकट। तो ये चुनाव की लगातार खबरें, अपडेट आप तक पहुंचेगा। अभी हम आपको बता रहे हैं हेडलाइंस। तो लगातार चुनावी खबरें असंतोष की आ रही हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश में ये मंजर कुछ ज्यादा नजर आ रहा है। और इतना नजर आ रहा है कि चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों ही दल इससे परेशान हैं और बुरी तरह जूझ भी रहे हैं। रुस्तम सिंह एक बेहद बड़ा नाम है जो परेशानी पैदा कर सकता है बीजेपी के लिए। तो ये जो स्थितियां हैं, जी दिनेश कोई अपडेट आपके पास? बिल्कुल। और अभी तक जिस तरह से बात करें इसी विवादों के बीच में, खासकर नाराजगी के बीच में, जब से टिकटों की घोषणा हुई है, विवादों के बीच से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर, बड़ी राजनीतिक हलचल, खासकर चंबल और ग्वालियर को लेकर। जिस तरह से कहा जा रहा था कि सीढ़ी बनाएंगे मध्य प्रदेश में एंट्री करने के लिए बीजेपी, जहां और कांग्रेस सोच रहे थे कि मध्य प्रदेश में चंबल और ग्वालियर को पार पाना आसान होगा, लेकिन वहां अभी बड़ी उथल पुथल मची है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रुस्तम सिंह ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दिया है। बीजेपी के पूर्व मंत्री हैं रुस्तम सिंह और बीजेपी से टिकट ना मिलने से नाराज हुए हैं। बेटे राकेश सिंह के लिए उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है, जहां पर नीला दुपट्टा डालकर दिखाई दिए हैं। तो अब ये साफ माना जा रहा है कि बीएसपी ज्वाइन कर ली है और एक बड़ा हेर फेर इस सीट पर वो करने वाले हैं। बिल्कुल, रुस्तम सिंह जी एक बड़ा नाम है दिनेश, और भारतीय जनता पार्टी से पहले तो अखिल भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे और बड़े ही दबंग और बड़े ही काबिल अधिकारी के तौर पर उनकी गणना हुई। और उसके बाद उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा के बाद राजनीति का दामन थामा और कैबिनेट मंत्री भी रहे। तो ये एक बड़ा सेटबैक है ग्वालियर चंबल, जहां ये माना भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हालात चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि वहां काफ़ी सारी चीज़ें मुश्किल में डालने वाली पेचीदगियां सामने आ रही हैं। मनोज जी, क्या अपडेट है आपके पास और किस तरह से आप देखते हैं? ग्वालियर चंबल वैसे ही बीजेपी के लिए रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है जी। वैसे भी चंबल ग्वालियर बड़ा महत्वपूर्ण है दोनों ही दलों के लिए। और चंबल ग्वालियर से जिस तरह से रुस्तम सिंह ने इस्तीफा दिया, या बाकी कई जगह से खबरें आ रही है। आपने देखा कि अभी 2 दिन पहले ही रेगांव से बागरी परिवार यानी दोनों ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद 2 जगह से और ऐसी खबरें आई। तो हमें लगता है पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है दोनों ही दलों की तरफ से, चाहे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, मुश्किलें बढ़ने वाली। और ये पहला ऐसा चुनाव होगा जिसमें मुझे नजर आ रहा है, जिस तरह बसपा ने सीटें दी
है, अब उसमें कैसे तालमेल हुआ, क्या समीकरण, लेकिन मुझे जो समीकरण दिखाई दे रहा है, बसपा इस बार महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाली, खासकर बिंद और चंबल ग्वालियर में, क्योंकि जो सीटों का वितरण हो रहा है, जो नाराज लोग हैं वो बसपा की तरफ जा रहे हैं ज्यादातर। आपसे उम्मीदें थी लेकिन आपकी तरफ ना जाते हुए लोग बसपा का दामन थाम रहे हैं। रुस्तम सिंह के बेटे ने बसपा का दामन थाम लिया। जाहिर है वो चुनाव लड़ेंगे तो गुर्जर वोटर जो है वो बढ़ जाएगा। रघुराज कंसाना मुरैना से विधानसभा के लिए चुनाव मैदान में है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिनको हार का सामना करना पड़ा था। दूसरी तरफ कांग्रेस से हम देखें, वहां तो दिनेश गुर्जर को मैदान में लेकर आए। दिनेश गुर्जर के सामने राकेश मवई जो विधायक रहा करते थे, उन्होंने भी ये कह दिया है कि मैं यहां जीतने नहीं दूंगा। तो जाहिर है चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों की मुश्किलें बढ़ने वाली है और बसपा इस चुनाव में एक अलग तरह की भूमिका में नजर आने वाली। शरद जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज। तो बहुजन समाज पार्टी ग्वालियर चंबल में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, चाहे बीजेपी का कैंडिडेट हो जो डिसिडेंट है, असंतुष्ट है, चाहे वो कांग्रेस का उम्मीदवार हो, क्योंकि उस रीजन में उत्तर प्रदेश से लगने वाले ग्वालियर चंबल के कुछ सीटों पर, मुरैना की बात कर लें, राजस्थान से भी लगता है ये इलाका, और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव शुरू से काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि समाज का वंचित वर्ग वहाँ बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाता रहा है। तो इसीलिए सोच समझकर फैसला पार्टियां करती रही हैं बीएसपी में जाने का। अगली खबर जो है वो है सिंगरौली सीट से आपने प्रत्याशी घोषित किया है रानी अग्रवाल को। आपकी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं रानी अग्रवाल और सिंगरौली नगर निगम की महापौर भी हैं। रानी जो हैं सिंगरौली की महापौर भी हैं, तो निकाय चुनाव में जब आपका परचम फहरा था तो रानी की बड़ी चर्चा हुई थी और अब तक आपने मध्य प्रदेश की 230 में से 70 सीटों पर घोषित कर दिए हैं प्रत्याशी। तो बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये जीत सिंगरौली से आम आदमी पार्टी की नगर निगम के चुनावों में हुई थी तो रानी अग्रवाल उस समय से काफी चर्चा में आई थी और अच्छे खासे अंतराल से वो जीती भी थी। और शायद अब आम आदमी पार्टी को लगता है कि रानी के सहारे ही सही कम से कम मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपना एक खाता तो खोल ही सकती है। और यही दांव खेला है कि उन्होंने अपनी प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल को अब मैदान में उतारा है प्रत्याशी के तौर पर। अब देखना होगा आगे क्या कुछ स्थितियां बनती है, लेकिन यहां पर यह माना जाता है कि रानी अग्रवाल का जो एक माहौल उन्होंने बनाया था अपने लिए वो उसमें पूरा सफल रही और उन्हें वहां से अच्छे खासे अंतर से जीत भी मिली थी। तो यहां पर आम आदमी पार्टी को थोड़ी सी राहत नजर आ रही है कि कम से कम इसी बहाने से ही हम एक प्रदेश में एंट्री तो कर सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं रानी अग्रवाल, वहीं सिंगरौली से महापौर भी हैं नगर निगम की, और आम आदमी पार्टी का जो खासकर जो एक मसौदा मध्य प्रदेश में तैयार कर रही हैं, टिकट वितरण से लेकर तमाम जो संगठन के कार्य हो रहे हैं वहां पर रानी अग्रवाल आगे आगे नजर आ रही हैं। चाहे प्रदेशों में रैलियां हो, सभाएं हो, वहां पर रानी अग्रवाल अपनी प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। बिल्कुल दिनेश, और एक और ब्रेकिंग पे निगाह डाल लेते हैं, फिर तफसील से इन पर बात भी करते रहेंगे जी। और ये भी ग्वालियर चंबल से आने वाली खबर है और भिंड से ये खबर हमको मिल रही है, और ये खबर ये कह रही है कि दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं मुन्ना सिंह भदौरिया। कद्दावर नेता हैं, बीएसपी और सपा के लगातार संपर्क में हैं, क्योंकि बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं। बीजेपी के अच्छे खासे प्रभाव रखने वाले नेता के तौर पर इनकी गिनती वहां होती है, और अब ये अटेर चुनाव से चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं। जी दिनेश, बिल्कुल दावेदारी कर रहे थे, और जिस तरह से जो पहली लिस्ट दूसरी लिस्ट बीजेपी ने जारी की और वहां पर जो अरविंद भदौरिया के टिकट को लेकर संशय बना हुआ था, तब ये माना जा रहा था कि मुन्ना सिंह भदौरिया यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं। और लंबे समय तक जब नाम की घोषणा नहीं हुई तो उन्हें उम्मीद भी थी कि शायद उनका नाम फाइनल होगा, लेकिन आखिरकार अरविंद भदौरिया को ही वहां से टिकट दे दिया गया है और उसी के चलते अब इनमें नाराजगी देखने को मिल रही है। और अब ये माना जा रहा है सपा या बसपा पर वो सवार हो सकते हैं। बिल्कुल, प्रशंसा की तरफ अब हम चलेंगे। प्रशंसा हमें ग्राफिक्स के माध्यम से सूरत हाल, पहले तो टीपी देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में क्या सियासत का मिजाज कह रहा है। तो सियासत का मिजाज ये कह रहा है कि पार्टियां चुनाव से पहले बगावत से जूझ रही हैं, और खास तौर से बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो जबरदस्त तरीके से ये बगावत का सामना कर रही हैं। और दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस में प्रदर्शन का दौर जारी है। कहीं पेट्रोल और
शरीर पर डालकर आत्मदाह की धमकियां दी जा रही हैं, तो कहीं विरोध के लिए इतना भयानक मंजर तैयार हो गया है कि नेताओं की हालत जो है वो चुनौतीपूर्ण बन रही है। और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बागियों को मनाने की कोशिश भी कर रही है। ये हमें बताएंगी जी, किन सीटों पर बगावत है, ये हमें बताएंगी प्रशंसा जी। प्रशंसा सर, तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कई सीटों पर बगावत के सुर हमें देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब आपको वो सीटें बता देते हैं जहां पर बगावत के सुर देखने को मिल रहा है। ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए कौन सी वो सीटें हैं जहां बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। देखिए बीजेपी की ये सीटें बता रहे हैं। चाचौड़ा से बात करें, बीजेपी की ममता बीड़ा आपकी उम्मीदवार है क्योंकि इनको टिकट नहीं दिया, जिसके चलते ये नाराज हो गई थी। बीजेपी का दामन इन्होंने छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन की। लाहौर से भी यहाँ पर अगर बात करें, रसाल सिंह बीएसपी के उम्मीदवार बन गए हैं। इनके बगावती सुर भी देखने को मिले। संजीव कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे, तो ये नाराजगी का दौर, बगावत का दौर इन सीटों पर देखने को मिल रहा है। तो बीजेपी की ये सीटें हैं जो आपको बता रहे हैं। मुरैना से बात करें, रुस्तम सिंह के बेटे राकेश सिंह बीएसपी से चुनाव लड़ेंगे। और देखिए रुस्तम सिंह ने भी जिस तरीके से इस्तीफा दे दिया है, तो ये बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। रेगांव की बात कर ले तो पुष्पराज बागरी, रानू बागरी की भी बगावत देखने को मिल रही है। ये सभी टिकट ना मिलने से नाराज हैं। तो ये बीजेपी की सीटें आपने देख ली। चलिए अब कांग्रेस की वो सीटें बता देते हैं जहां पर बागी तेवर देखने को मिल रहे हैं। कौन सी वो सीटें, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। तो देखिए सुमावली अजब सिंह कुशवाहा बीएसपी से चुनाव लड़ेंगे, इनको भी टिकट नहीं मिला, जिसके चलते ये पार्टी से नाराज हो गए। और वो कौन सी सीटें हैं, देखिए धर्मपुरी में भी नाराजगी का दौर देखने को मिल रहा है। पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी का चुनाव लड़ने का ऐलान उन्होंने कर दिया है और अब ये इनके बागी तेवर देखने को मिल रहे हैं। भोपाल उत्तर से बात करें तो नासिर इस्लाम ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो भोपाल में भी बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। कार्यकर्ता जो हैं, समर्थक हैं, खुल के विरोध कर रहे हैं। ग्वालियर ग्रामीण की बात करें तो केदार कंसाना का चुनाव लड़ने का ऐलान हो गया है। ये भी अब चुनावी समर में उतरेंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। तो सागर की बंडा जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर भी सुधीर यादव आपसे चुनाव लड़ेंगे। देखिए अलग अलग पार्टियों में शामिल हो रहे हैं और बगावती के तेवर देखने को मिल रहा है। तो देखिए जिस तरीके से बगावत के सुर देखने को मिल रहा है, कैसे ये पार्टियों को नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ पॉइंट्स बता देते हैं। बाकी वोट कटवा साबित हो सकते हैं, वोट काट सकते हैं। कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। इसके साथ ही पार्टियों के समीकरण बिगड़ सकते हैं क्योंकि बागी मैदान में होंगे। हार जीत का अंतर कम होने से नतीजों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति बन सकती है। और कैसे देखिए ये जो बगावती के तेवर देखने को मिल रहे हैं, बगावत देखने को मिल रही है, दोनों ही पार्टियों को कैसे नुकसान पहुंचाएगी, ये ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया। और चलिए ठीक है, जल्दी से आपको बता देते हैं कि बगावत से निपटने के लिए दोनों ही पार्टियों की ओर से क्या कवायद की जा रही है। कुछ सीटों पर कैंडिडेट बदले जा सकते हैं क्योंकि लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। ऐसे में पार्टी चिंतन मंथन कर रही है। बगावत थाने वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही बागियों को आगे के लिए आश्वासन दिया है कि आगे शायद उनको टिकट दिया जाए या फिर कुछ उनको कहीं तो एडजस्ट किया जाएगा, इस तरीके का आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन ये बागी जरूर सिर दर्द बन सकते हैं दोनों ही पार्टियों के लिए और इसी पर चर्चा करेंगे। सीधा रुख करेंगे नेक्स्ट स्टूडियो का, जहां से शरद सर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया प्रशंसा, और बड़ा ज़बरदस्त आपने हमें पूरा सूरत हाल बहुत तेज़ी से बता दिया। चलिए मैं मेहमानों से आपकी मुलाकात करा देता हूं। मध्य प्रदेश से हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सचिन वर्मा, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और कांग्रेस की तरफ से हैं फिरोज सिद्दीकी साहब, उनका मैं स्वागत करता हूं। और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की तरफ से हैं सत्यप्रकाश सिंह, उनका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर किरण बघेल हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। बगावत एक ऐसा मंजर है सचिन जी जिसने बड़ा परेशान किया है। तारीख के पन्नों को भी पलटें तो बगावत जो है वो हमेशा परेशान और उलझन में ही डालने वाला मसला रहा है। मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के इतिहास की बात कर रहा हूँ। और इस बार जो हम देख रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस में, कांग्रेस के लिए तो मैं फिर भी कहूँगा कि नई बात नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए हमने पहली बार देखा कि इतना मुखर होकर केंद्रीय नेताओं के सामने जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं बहुत चौंकाती हैं। और खुलेआम बीजेपी के नेता भी ये कह रहे हैं कि जीत नहीं पाए तो जीतने भी नहीं देंगे। कैसे निपटेगी बीजेपी? जी देखिए, जब भाजपा जो है चुनावों में और राजनीति में जो एक शुचिता की जब बात करती है तो
इसीलिए वो हम इस मुद्दे को बार बार उठाते हैं और राजनीतिक शुचिता के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जब आग लगेगी तो कोई भी अपना घर नहीं बचा पाएगा, और वही हो रहा है। अब जो बागी जो हैं वो जो एक पार्टी के अनुशासन को तोड़ते हुए जिस तरह से मीडिया के सामने या कार्यालय के सामने या नेताओं के सामने जिस तरह से अपना जो एक प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सभी राजनीतिक दलों के लिए सोचने का एक विषय है कि ये जो अनुशासन जो है, जो पार्टी स्तर पर जिसके बारे में हम कई बार से बातें कर रहे हैं, ये अनुशासन जो है अब थोड़ा सा एक जो चुनावी एक राजनीति है वो अनुशासन के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है, जिसको सभी राजनीतिक दलों को रोकना चाहिए। जी, तो मतलब आपने बड़ी दिलचस्प बात तो कही है, सही बात है। आग लगती है तो वो घरों में फ़र्क नहीं करती है, और बद्र साहब कहते भी हैं कि सारी ज़िंदगी एक घर बनाने में लग जाती है और लोग तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बात तो बड़ी गहरी है। सिद्दीकी साहब, आपके चेहरे पे भी चिंता की लकीरें हैं। जिस तरह कमलनाथ जी के निवास के सामने पेट्रोल डालकर अभी मर जाएंगे, तुरंत मर जाएंगे, मोरवाल जी को टिकट नहीं मिला तो कहानी ख़त्म कर देंगे, मंजर बड़ा भयानक है। फिर मोरवाल जी लौटते हैं, अंदर जाकर कमलनाथ जी से मिलकर लौटते हैं और बाहर आकर कहते हैं कि रिव्यू यानी कहीं ना कहीं समीक्षा की बात कही गई है, इसीलिए मैं जा रहा हूं। तो समीक्षा करेगी पार्टी? जी देखिए, ये तो है कि कार्यकर्ताओं की बात सुनना पड़ती है और सुनेगी पार्टी। कमलनाथ जी इस मामले में बहुत सहनशील हैं कि वो कार्यकर्ताओं की बात सुनते भी हैं, समझते भी हैं और उसके अनुरूप बहुत सारे निर्णय होते भी हैं। अब परेशानी ये है पार्टी के साथ कि कांग्रेस जो है जिस तरीके से उसने काम किया पूरे 3.5 साल, तो अब जनता का जो पूरा रुझान है, चाहे पूरे सर्वे हैं, वो सब कांग्रेस की सरकार आते हुए दिखा रहा है। तो एक कार्यकर्ताओं में भी उत्सुकता बढ़ जाती है, उत्साह का माहौल रहता है। टिकट के दावेदार बहुत सारे हो गए। अब 4000 हमारे पास आवेदन आए, टिकट 230 थे। इसमें ये सही है कि थोड़ा विरोध हो रहा है, कुछ सीटों पे हो रहा है, कुछ ज़िलों में बिल्कुल भी विरोध नहीं है, कुछ ज़िलों में है विरोध, लेकिन सभी लोग हैं वो हमारे कार्यकर्ता हैं। अब एक भाई अगर कोई भी घर में कोई कार्यक्रम होता है तो एक भाई खुश हो जाता है और एक भाई रूठ जाता है। तो जो रूठा है हम उसको मना रहे हैं और मनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। जहाँ लगता है कि वाकई जिसका जायज़ हक चला गया या यही इसी को टिकट दिया जाना चाहिए, तो उसको रिव्यू करके और पार्टी बदलेगी भी, हो सकता है कि उसको बदलें भी। तो ये, और जैसे कि पहले दो तीन टिकट बदले, तो ये तो एक प्रक्रिया है। लेकिन पूरा मोटा मोटी ये है कि जो लब्बो लुआब है कि कांग्रेस ने के जो टिकट आए हमारे बहुत अच्छे टिकट, बहुत तरीके से जीतने वालों को सर्वे के आधार पर टिकट दिए गए। अब कुछ लोग हैं जो सर्वे में बराबर की स्थिति पे रहे, एक को मिल गया एक को छूट गया, तो वो दूसरा व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा नाराज़ हो गया, तो उसको हम समझा बुझा लेंगे। चलिए, और सब चीज़ ठीक करके सब लोग हमारे साथ रहेंगे। जो आप निर्दलीय बता रहे हैं, इनमें से जितने भी निर्दलीय फार्म भरेंगे, हम सबके फार्म जाके उनको समझा बुझा के मना के अपने साथ लाके निर्दलीय फार्म वापस कराएंगे। सत्यप्रकाश जी, आपके यहाँ भी मंजर यही है, एक इस पर रिएक्शन बनता है आपका भी और किरण जी का भी। आपके यहाँ भी नाग साहब हैं जो फनफना रहे हैं, पीड़ा से भरे हैं, स्वाभाविक है। बृहस्पति सिंह हैं, अभी तो शांत हैं, लेकिन 2-3 दिन पहले वो भी बहुत चौंका रहे थे। पहले खबरें थी जी, एक दिन पहले हमारी भी बात हुई जब कुमारी शैलजा जी से, तो उन्होंने कहा कि ये सब मीडिया स्पेकुलेशन है। हमने उनसे पूछा था कि 3 दर्जन टिकट कटने वाले थे, लेकिन 17-18 पर ही रुक गई कांग्रेस। क्या ये प्रेशर है, दबाव है? क्या आपकी टिप्पणी, कैसे निपटेंगे आप भी बगावत से? जी देखिए शरद जी, बगावत हमारे यहाँ बगावत नहीं है। एक दो लोगों को बयान आप बोल सकते हैं, अपनी पर्सनल में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा उन्होंने जाहिर कर दी होगी, मगर हमारे यहाँ बगावत नहीं है। देखिए, हमने पहले 30 लोगों की लिस्ट टिकट की जारी की, उसके बाद 53 की अब 7 की कल की। तो देखिए, बगावत हमारे कहीं पे भी ऐसा नहीं है। देखिए, बगावत क्या था, बीजेपी प्रदेश कार्यालय पे लोग धरने देके बैठे हुए थे, उसको बगावत बोलते हैं। पथराव जैसी स्थिति हुई थी उनके कार्यालय में, उसको बगावत बोलते हैं। गाड़ियां भर भर के लोग अभी 2-3 दिन पहले तक आए हैं,
धमतरी के जिला कार्यकारिणी में बदलाव करना पड़ गया अभी 2-4 दिन पहले, मतलब चुनाव के बीच में ही आपको ये हालत हो रहा है कि जिले की कार्यकारिणी बदलनी पड़ रही है बगावत के देखते हुए। तो हमारे यहाँ कोई ऐसा हालत नहीं है कि हमारे कार्यालय के बाद लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हो या कोई बैठा हो। मीडिया स्पेकुलेशन सही बात है, मीडिया बहुत सारी खबरें ऐसी चल जाती है, मीडिया स्वतंत्र है, अपने वो बात रख सकता है, अपनी व्यक्तिगत इच्छा है, अपनी जो भी उनका सर्वे या मीडिया का जो भी आता है बात आती है वो रख सकता है। मगर हमारे यहाँ ऐसा कोई बगावत स्थिति नहीं है, हर कोई परिवार के साथ है, हर कोई एक परिवार है। देखिए आप, मैं 2018 की बात करूं, उस समय बहुत मीडिया में चला था ऐसे बगावत वैसे बगावत, अगर हम एक साथ थे इसलिए 67 सीटें आई थी। अब फिर से हम एक साथ हैं, चाहे वो दीपक बैज जी का नेतृत्व हो, मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, शैलजा जी का, सभी शीर्ष नेतृत्व कार्यकर्ता सब मिलकर फिर से चुनाव में जाएंगे। इसलिए बोल रहे हैं हम अपनी सरकारी योजनाओं तो आपका कहना है कि बगावत हमारे यहाँ नहीं, बगावत तो डॉक्टर किरण के खेमे में है, यानी भारतीय जनता पार्टी में है। डॉक्टर किरण, बगावत आपके खेमे में है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। 2 दिन पहले तक गाड़ियां भर भर कर लोग आ रहे थे, पथराव की स्थितियां बन रही थी। क्या हालात है आपके यहाँ? अगर ऐसा है तो बड़ी चिंता की बात है। जी शरद जी, मुझे लगता है सत्य प्रकाश जी को चुनाव पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि हमारे कार्यालय में कितनी गाड़ियां आ रही है जा रही है। अगर ये अपना ध्यान जी सरकार, शायद उनकी सरकार पुनः बन पाएगी, ये तो सिर्फ आंकलन ही है। जी हम आपको बात बगावत की, तो छत्तीसगढ़ भाजपा में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। आप देख सकते हैं भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है और प्रत्याशियों का चुनाव बहुत ही सोच समझ के और बहुत सारे समीकरण को ध्यान देकर किया गया है। ये बात जरूर है कि कुछ महत्वाकांक्षी लोग होते हैं तो वो अपने बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संगठन तक अपनी बातें कहने आए थे, जो कि उन्होंने संगठन को अपनी बातें बताई और उनको समझाया गया और बहुत ही शांति तरीके से वो अपनी बात रख कर अपने संगठन के पास रख के मान मनवल होकर वो अपने संबंधित सीटों में या संबंधित प्रत्याशी के समर्थन में कार्य करने चले गए हैं। तो बगावती तो भाजपा में कभी रहा ही नहीं है। भाजपा शुरू से ही संगठन की पार्टी है, यहाँ प्रत्याशी नहीं बल्कि संगठन चुनाव लड़ता है। मुझे लगता है सत्य प्रकाश जी को अपनी गिरेबान में पहले देखना चाहिए, जहाँ बृहस्पति सिंह जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि टीएस बाबा महाराष्ट्र के सिंधे बनने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, और चिंतामणि जी की बात देख सकते हैं। और बाकी अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग दल के संपर्क में भी आ चुके हैं। तो मुझे लगता है बगावती सुर का सामना सत्य प्रकाश जी की पार्टी को पहले करना पड़ेगा, चाहे वो महंत जी की सीट को ले ले। लोगों ने अपने ऊपर आत्मदाह तक का करने का प्रयास किया, तो मुझे लगता है इन्हें आत्ममंथन और आत्मचिंतन की जरूरत छत्तीसगढ़ कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा है। जी, लेकिन दोनों ही अपने घरों की तरफ ध्यान दें, बजाय ये कहने के कि उधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है। अपना घर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। घर ऑर्डर में रहेगा तो चीज़ें ऑर्डर में होंगी। और अब दिनेश मुझे छत्तीसगढ़ की एक खबर की तरफ ले जा रहे हैं। बिल्कुल, और बड़ा नाजुक ये वक्त है इस समय। दोनों खेमे में अपने अपने लोगों को संभालना एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौतियों से पार्टी कैसे उभरेंगी ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर बलरामपुर से सामने आ रही है, जहां चिंतामणि महाराज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चिंतामणि महाराज ने ब्रजमोहन अग्रवाल के सामने अपना प्रस्ताव रखा है। दरअसल एक दिन पहले ही चिंतामणि महाराज और ब्रजमोहन अग्रवाल का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। एक खबर सामने आई थी जहां पर दोनों की मुलाकात हुई, एकांत में कई देर तक वो बैठे रहे, बातचीत की। तो उन्होंने अंबिकापुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव ब्रजमोहन अग्रवाल के सामने रख दिया है। तो ब्रजमोहन अग्रवाल ने उन्हें लोकसभा में सीट देने का प्रस्ताव दिया है। तो आपको बता दें कि चिंतामणि महाराज बीजेपी में पहले भी रह चुके हैं और वर्तमान में कांग्रेस से विधायक हैं, और इस बार इन्हें टिकट नहीं दिया गया है। इसकी नाराजगी के चलते बीजेपी ने इनसे संपर्क साधा और अब ये माना जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मैं उनको ये बोला हूं कि आप अंबिकापुर से हमको चुनाव लड़ा दीजिए। तो उनका ये कहना था कि अभी जो तैयारी कर रहे हैं उन लोग नाराज हो जाएंगे। तो उसमें मेरा ये कहना है कि आप 6 महीना के लिए लड़ा दीजिए, वो लोकसभा देने को तैयार हैं। तो मेरा कहना है अभी आप विधानसभा लड़ा दीजिए, 6 महीना बाद लोकसभा होना है। तो लोकसभा में मैं विधानसभा छोड़ के उसमें चला जाऊंगा, और जो अभी लड़ना चाहते हैं वो विधानसभा लड़ लेंगे। ये हमारा शर्त है, अगर वो मानने को तैयार हैं तो मैं आऊँगा, नहीं तो जहाँ पर हूँ वहाँ पर ठीक है। देखिए, चिंतामणि महाराज जी के साथ में जो कुछ हुआ है वो अन्याय हुआ है और वो दुखी हैं। हम उनके दुख में भागीदार बनने आए। न्याय करेंगे।
अब न्याय तो कांग्रेस पार्टी में हो है, कांग्रेस पार्टी न्याय करेगी। नहीं, आप न्याय करेंगे। काफी लंबी कांग्रेस पार्टी न्याय करेगी उनके साथ में, और भारतीय जनता पार्टी के विचारों से तो वो पहले से सहमत हैं और आगे भी सहमत होंगे। कमाल है सर दिनेश, बिल्कुल इस सर, सादगी इशारा भी कर दिया। इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, लड़ते हैं लेकिन हाथ में तलवार भी नहीं। मैं दुख में भागीदार बनने आया हूँ। और चिंतामणि महाराज, ये बलरामपुर वाला जो इलाका है, ये झारखंड से लगता है तो आपको यूपी और बिहार की खनक आवाज में आएगी। पीड़ा है, तकलीफ है, हम सोच सकते हैं, हमने कहा है कि अंबिकापुर से अगर मिल जाएगा टिकट तो लड़ लेंगे। और फिर बृजमोहन जी आते हैं फ्रेम में। अब कांग्रेस न्याय करे, हम तो इनकी पीड़ा में भागीदार होने आए हैं। और ये भी कह रहे हैं वो कि उनकी विचारधारा तो शुरू से बीजेपी की है। कमाल है सर, राजनीति का ये मंदिर देखते हैं। लेकिन हैं कौन चिंतामणि महाराज, ये हमें बताएंगी हमारी सहयोगी प्रशंसा। बिल्कुल शुक्रिया शरद जी। तो चलिए अब आपको बता देते हैं चिंतामणि महाराज आखिरकार कौन है और इनकी चर्चा आखिरकार क्यों इतनी हो रही है। वो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि कौन है चिंतामणि महाराज। तो बता दें कि साबरी से कांग्रेस विधायक है चिंतामणि महाराज, लेकिन पार्टी ने इस बार इनको टिकट नहीं दिया है। संत समाज के गहरा गुरु के तौर पे ये जाने जाते हैं। बता दें साबरी, लुंड्रा, सीतापुर समेत कई सीटों पर प्रभाव है। पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी ये रह चुके हैं, बाद में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा और अभी कांग्रेस विधायक है चिंतामणि महाराज। लेकिन इस बार पार्टी ने इनका टिकट काट दिया है और ऐसे में वो नाराज है, बीजेपी से संपर्क में आए और ये माना जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता ये रहे हैं, बीजेपी में रहे और अब कांग्रेस पार्टी का उन्होंने दामन थामा। कांग्रेस विधायक भी रहे हैं 2 बार, लेकिन इस बार पार्टी ने इनका टिकट काट दिया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या अंबिकापुर से जिस तरीके से वो सीट की मांग कर रहे हैं पार्टी उन्हें देती है या नहीं। जिस तरीके से बीजेपी ने भी प्रस्ताव रखा है कि लोकसभा सीट देने के लिए वो तैयार है, इस पर और भी रिएक्शन लेंगे। आगे सीधा रुख करते हैं नेक्स्ट स्टूडियो का। शरद सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल प्रशंसा। और इस पर क्या कुछ कहा है टीएस सिंहदेव जी ने, जो उस रीजन के ही नहीं छत्तीसगढ़ के एक बड़े नेता हैं, वो भी सुन देते हैं। जिनको कांग्रेस पार्टी में निष्ठा है, उसकी नीतियों और सिद्धांतों में निष्ठा है, वो टिकट मिलने नहीं मिलने से पार्टी से अलग होंगे, मुझे नहीं लगता। और व्यक्तिगत बातें हैं, अगर व्यक्तिगत आकांक्षाएं ये पार्टी से ऊपर हैं तो वो लोग जरूर समय पर, पार्टी भी बदलते हैं, दूसरे विचार भी करते हैं, पार्टी के साथ साथ बनाए रहें और सभी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उचित स्थान पार्टी हमेशा देती है, सबको अपने मन मुताबिक। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। टीएस सिंहदेव साहब कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हमेशा आपके हाथ में लड्डू होगा, लेकिन गहिरा गुरु समाज जो वहाँ का है, उससे गहिरा गुरु हैं। इस समुदाय के एक धार्मिक नेता के तौर पर भी चिंतामणि महाराज जी की छवि है, तो कठिन होता है क्योंकि आसपास की सीटों पर भी वो अपना प्रभाव ज़रूर रखते हैं और ये एक बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती से कैसे निपटेगी कांग्रेस, ये कांग्रेस को ही देखना होगा। चलिए एक क्विक रिएक्शन तो बनता है। छत्तीसगढ़ के हमारे मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। सत्य प्रकाश जी, धार्मिक गुरु और राजनीति में भी प्रवेश और 2 बार के विधायक भी रह चुके हैं, तो धर्म और राजनीति जहां दोनों एक साथ हों वहां तो दुविधा और बढ़ जाती है, क्योंकि डुअल स्ट्रेंथ हो जाती है। क्षमा कीजिएगा अगर मेरी भाषा में कोई ऐसा शब्द हो, मेरा आशय बहुत सिंपल है कि दोनों तत्व उनमें जुड़े हैं तो ताकत और गहरी है। क्या कहेंगे, कैसे निपटेंगे चिंतामणि महाराज जी की? बृजमोहन जी कह रहे हैं कि हम उनके दुख में भागीदार हैं। जी देखिए शरद जी, जैसे हम लोग तो शुरू से बोलते हैं कि इनके पास प्रत्याशी नहीं है, सांसदों को इनको प्रत्याशी, विधायक प्रत्याशी बनाना पड़ रहा है, हम दूसरी पार्टी से आए लोगों को प्रत्याशी बनाना पड़ रहा है। अब इनको मानो बीजेपी को छत्तीसगढ़ में ये अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसको बचाने के लिए अब हमारे यहाँ का कोई ऐसे व्यक्ति है जो प्रत्याशी नहीं बन पाए हैं, उनके यहाँ डोरे डाले हुए हैं, तो ये दिखता है कि कितनी वहां पे खलबलाहट है कि हम हार रहे हैं, तो दूसरे लोग हैं जो दूसरे प्रत्याशी जो नहीं बन पाए दूसरी पार्टी, वहां पे ये डेरे डाल रहे हैं। तो ये हालात दिख रही है। देखिए चिंतामणि महाराज जी धर्मगुरु हैं,
हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं वो। मैं एक बात आपको बहुत ही जिम्मेदारी से बताना चाहूंगा शरद जी, कि हमारे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, चाहे शैलजा जी हो, एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता में भी अगर कुछ असंतोष की भावना है या कुछ ऐसी बात है तो सीधा संवाद कर रहे हैं। अगर एक छोटे से कार्यकर्ता से हमारे मुख्यमंत्री सीधा संवाद कर सकते हैं तो आप सोचिए चिंतामणि महाराज से संवाद चल रहा होगा। तो इसलिए हर किसी से बातचीत चल रही है, परिचर्चा चल रही है, तो यहां वैसी स्थिति होगी नहीं। ठीक है, अभी चिंतामणि महाराज जी ऐसा सोच रहे हैं, मगर जैसे मैंने बताया और हमारे टीएस सिंहदेव जी ने बोला कि अभी हमने जो भी टिकट दिए वहां क्षेत्र की जनता से पूछ के, वहां के कार्यकर्ताओं से पूछ के, देखिए एक इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए हमारे यहाँ टिकट जो लेट भी है, ये लेट होने का कारण भी यही था, क्योंकि एक एक व्यक्ति से मिलना, उससे बात करना, क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से, जनता से, तब जाके किसी को टिकट दी गई। इसी वजह से थोड़ा देरी भी हुई है, मगर ये हालात बीजेपी में नहीं थे, इसलिए वहां बगावत हुई, हमारे यहाँ इसलिए बगावत कम हुई है। तो कहीं अगर इस टाइप का असंतुष्ट है या कोई अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की वजह से ऐसा कोई बयान दे रहा है, तो जैसे मैंने बोला हमारे मुख्यमंत्री जी कार्यकर्ता से भी बात कर रहे हैं, सीधा संवाद कर रहे हैं। तो चिंतामणि महाराज जी से मैं ये बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहूंगा कि वो बात कर रहे होंगे, बातचीत चल रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनको भी मना लिया जाएगा। हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो धर्मगुरु है, तो इसलिए ऐसी कोई बात होगी नहीं। कल परसों आपको इसका नतीजा दिखेगा, मना भी सकती है। तो किरण जी, कोशिशें आपकी तरफ से हो रही हैं, ब्रजमोहन जी दुख में भागीदार बनने पहुंचे भी, वहां मुलाकात भी हुई और ये दावा भी सामने आया कि विचार से तो वो बीजेपी से ही जुड़े हैं, विचार के तत्व से। तो क्या बताइए, इधर तो कांग्रेस कह रही है रूठ गए हैं तो मना लेंगे, हमारे ही परिवार के व्यक्ति हैं। जी किरण जी। जी, कांग्रेस को बिल्कुल अधिकार है कि अपने रूठे हुए नेताओं को मनाए। रही बात सत्य प्रकाश जी सीधे संवाद की बात कर रहे थे, तो सत्य प्रकाश जी आपको कुछ दिन पहले की घटना याद होगी जब चरणदास महंत जी ने सार्वजनिक स्थल पे जाके कहा, अपनी अंतिम इच्छा जताई थी कि उनकी अंतिम इच्छा है राज्यसभा जाने की। अगर सीधा संवाद होता तो शायद वो मुख्यमंत्री जी के पास जाके कहते। फिर कुछ दिन पहले जयसिंह अग्रवाल जी ने फिर सार्वजनिक स्थल पे अपने ही कलेक्टर पे सवाल उठाए थे, या टीएस बाबा जी ने ये कहकर अपने विभाग से इस्तीफा दे दिया था कि हम प्रधानमंत्री आवास जनता को उपलब्ध कराने में असमर्थ है। तो किस तरह डायरेक्ट संवाद होता है मुख्यमंत्री जी से आपके नेताओं मंत्री का, ये तो जग जाहिर है। रही बात चिंतामणि जी की, तो निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं व्यक्ति बोल लीजिए सत्य प्रकाश जी, एक मिनट किरण जी, एक सेकंड के लिए मैं किरण जी को एक बात बताना चाहूंगा कि इनके समय का मुख्यमंत्री नहीं है अभी, वो रमन सिंह जी वाले नहीं है जो एसी रूम से नहीं निकलते थे और बाहर अगर कोई आत्मदाह कर लेता था तो बोलते थे कि भाई ऐसी घटना होती है। हमारे मुख्यमंत्री जी एक नीचे कार्यकर्ता तक गए हैं, जनता से सीधा संवाद किया। 90 विधानसभा में पहली बार होगा देश के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री एक विधानसभा में गया है, अपने कार्यकर्ताओं से मिला, वहां की जनता से मिला, हर किसी सुख दुख की भागीदारी बनने की कोशिश की है। तो ये एक मुख्यमंत्री, जिम्मेदार मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री करके दिखा सकता है। बड़ा तगड़ा होमवर्क किया है भूपेश जी ने। कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर नीचे कार्यकर्ता होमवर्क बड़ा गहरा है, विधानसभा बैठक की हो, वहां की जनता से बात की हो, तो ये सीधा सवाल इसको बोलते हैं। इतना टाइम नहीं लगाते। कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव जी ने, दीपक बैज जी और भूपेश बघेल जी ने इतनी आपसी जमीनी स्तर पर उतर के काम करते हैं, इसीलिए नीति आयोग की रिपोर्ट आती है कि 40 लाख लोग ऊपर गए, इसीलिए उनको 65 पुरस्कार देती है केंद्र सरकार 5 साल में। तो ये हालात सुधरे हुए हैं, किसानों से लेकर महिलाओं से लेकर युवाओं से लेकर, इसीलिए चलिए सुन लीजिए, उन्होंने बड़ी गरिमा से सुना है सत्य प्रकाश जी। अब 33% आरक्षण भी है, महिलाओं के प्रति नजरिया तो हमारा सम्मान का हमेशा से है, अब और अधिक होना चाहिए, क्योंकि 33% में आपकी पार्टी ने भी बढ़ चढ़कर प्रणाम किया है रिजर्वेशन को। चलिए मैं लौटूंगा, लेकिन अगली खबर समाजवादी पार्टी से जुड़ी है और हमें बताएंगे हमारे सहयोगी दिनेश। चलिए एक और बड़ी खबर आप बता देते हैं, खासकर मध्य प्रदेश के लिए ये महत्वपूर्ण खबर है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सुलह के संकेत देखने को मिले हैं। मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस अब मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं, खासकर उन इलाकों में जो इलाके उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। अखिलेश यादव ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने के साफ तौर पर संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो यूपी से सटी जो सीटें हैं वो सपा को दी जा सकती हैं। तो सपा कार्यालय में एक बैठक हुई, बैठक में ये रणनीति बनी है। बता दें कि इससे पहले कुछ ही दिनों पहले अखिलेश यादव खुद कांग्रेस पर तंज कसते हुए नजर आए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो कांग्रेस की स्थिति है वो सही नहीं है और कांग्रेस को धोखेबाज भी उन्होंने कहा था। लेकिन अब जिस तरह की ये जो खबर निकलकर सामने आ रही है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सपा कांग्रेस के बीच जो तकरार चल रही थी या जो तलखी चल रही थी उसमें कमी देखने को मिली है। तो अखिलेश और कमलनाथ के बयानों के बाद अब ये दूरी बन गई थी और अब इस खबर के बाद माना जा रहा है कि तलखियां कम हुई। बिल्कुल, और एक छोटा अपडेट मैं भी दे दूं कि इसमें कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने काफी दखल दिया है। वो काफी चिंतित था
जिस तरह से बयान आ रहे थे अखिलेश यादव के और मध्य प्रदेश से कमलनाथ जी के, उसको लेकर क्योंकि इंडिया का एक बहुत अहम घटक दल है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो नेतृत्व करता है, लेकिन क्या कुछ मध्य प्रदेश में इन दोनों पार्टियों के बीच में घटा था और क्या इम्पैक्ट है, मध्य प्रदेश में सपा कितनी अहम है, ये हमें बताएंगी प्रशंसा। बिल्कुल शुक्रिया सर। तो मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी कितनी अहमियत रखती है, क्या कुछ रोल अदा करती है, ग्राफिक्स के जरिए जरा आपको समझा देते हैं जल्दी से, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरने जा रही है और अब जिस तरीके से सुलह हो गई है कांग्रेस के बीच में और समाजवादी यूपी की सीमा से लगी सीटों पर असर दिखाती है समाजवादी पार्टी और यूपी के 185 किलोमीटर के दायरे पे जो सीटें हैं वहां पर अच्छा खासा प्रभाव है। बुंदेलखंड की कई सीटों पर प्रभाव है। 2018 में सपा की वजह से कांग्रेस को 8 सीटों पर सीधा नुकसान हुआ था। सपा ने 1 सीट पृथ्वीपुर जीती थी। 2018 में 5 सीटों पर सपा दूसरे नंबर पर रही थी। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितनी अहम है समाजवादी पार्टी। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर सपा तीसरे नंबर पर रही थी। ये आपको सीटें भी बता रहे हैं। तो देखिए यूपी सीमा से लगी जो सीटें हैं वहां पर अच्छा खासा असर समाजवादी पार्टी दिखाती है और 185 किलोमीटर की सीमा के आसपास के जो इलाके हैं, जो विधानसभा सीटें हैं, वहां पर एक बार फिर से अगर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स उतरते हैं तो अच्छा खासा प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ओवर टू यू शरद जी। बिल्कुल प्रशंसा। और मेरी उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के एक सीनियर लीडर से जब बात हो रही थी तो उन्होंने हंस के और कुछ व्यंग से ये कहा था कि शरद जी 1956 से लेकर 2018 के पहले तक आपके यहाँ 2 दल थे, लेकिन जिस तरह 18 में आपके यहाँ खिचड़ी मची है तो अब मानिए कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी या आम आदमी पार्टी, इसके लिए आपका मध्य प्रदेश अब द्विकोणीय मुकाबला नहीं, वो बहुकोणीय मुकाबले के लिए तैयार होगा। भगवान जाने साहब, ये तो वक्त बताएगा कि मध्य प्रदेश भी क्या 4 पार्टियों की एक खींचतान में आगे जाके उलझेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी काफ़ी जोर लगा रही है इस पर और यही वजह है। इस पर एक रिएक्शन तो बनता है। सबसे पहले फिरोज सिद्दीकी साहब, कौन है अखिलेश वखिलेश, ये बयान था। उधर से राम गोपाल जी कहते हैं कि कमलनाथ जी छोटे मोटे नेता हैं, अब उनके बयान पर मैं क्या टिप्पणी करूं, यानी तलखी वहां तक थी और आप इंडिया में गलबैयां डाल के चल रहे हैं। तो चलिए सर, संभल कर चलिए, राहें बड़ी नाजुक हैं सर जी। देखिए, इंडिया गठबंधन जो बना है वो केंद्र के लिए बना था और बना है और चलता रहेगा। वो 2024 में हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और ये भारत के संविधान को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रही थी, तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की हिफाजत के लिए इंडी गठबंधन बना था। अब रही बात कि जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, तलखी होती है नेताओं में आपस में, कभी चुनाव का समय है, तलख कोई बात कहीं होती है, बातचीत तो हम सपा हमारा जो है इंडिया गठबंधन में हमारा साझेदार है, हम सब मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में भी यदि दोनों तरफ से ये होता है ये घटनाक्रम तो अच्छी बात है, होना चाहिए। समाजवादी पार्टी अगर मिलके लड़ेगी तो जो वोटों का बिखराव है और जो वोट एक दूसरे के काटेंगे तो उससे भारतीय जनता पार्टी को अंततः गत्वा फ़ायदा मिलता है। तो अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, अभी मैं आधिकारिक तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ अगर ये ऐसा कुछ होता है तो बहुत अच्छी बात है, हो जाना चाहिए। और ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कमलनाथ जी और रणदीप सुरजेवाला जी को मिलकर तय करना है कि मध्य प्रदेश में किन किन सीटों पे करना है गठबंधन, नहीं करना है। तो अभी आधिकारिक बयान तो हमारी तरफ से बाद में आएगा जी। चलिए, मैं बीजेपी के जो हमारे साथी हैं उनका भी रुख करता हूँ। एक क्विक कमेंट सचिन जी का जी। देखिए, इसका मतलब तो ये है कि कांग्रेस जो अपनी जो सूची जारी की हुई है उसमें बदलाव करेगी और जो प्रत्याशी इन्होंने घोषित किए हुए हैं उन प्रत्याशियों को बदला जाएगा। तो इसका मतलब तो ये है कि कांग्रेस में फूट और बढ़ेगी और जो टूट है वो दिखाई देगी। तो जो कांग्रेस में जो जिस स्तर की राजनीति जिसके बारे में हम बार बार एक आपत्ति जताते हैं, वो इसीलिए जताते हैं कि भाई एक तरफ जो है कमलनाथ के जो पुत्र हैं नकुलनाथ, वो छिंदवाड़ा की सीटें जो है डिक्लेयर करते हैं, तो पार्टी का जो अनुशासन है वो अपने दरवाजे की दहलीज पर रख देते हैं। वहीं राहुल गांधी जो हैं वो पार्लियामेंट में जाकर बिल की कॉपी फाड़ते हैं। तो इस तरह की जो राजनीतिक शुचिता की जो बात बार बार भाजपा करती है वो इसीलिए करती है कि ये जब इस तरह के जो व्यवहार हैं
इसका राजनीति पर एक बहुत बुरा असर पड़ेगा। और जो अब सपा और कांग्रेस का जो एक बेमेल जो गठबंधन है और उसमें अगर प्रत्याशी बदले जाते हैं तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती और इस चुनाव में आने वाली है। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया बता रही है कि वो देख रही है कि कहीं ये दरार और आगे बढ़ती है तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेंगी और बीजेपी के लिए कुछ आसानी होगी। अब दिनेश हमें ले चल रहे हैं कमलनाथ जी के गढ़ की तरफ, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बिगुल फूकने जा रहे हैं चुनाव प्रचार का। दिनेश। बिल्कुल, और ये बड़ी खबर है कि कमलनाथ के गढ़ में ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच रहे हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन रैली में ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे। बीजेपी के मिशन छत्तीसगढ़ में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतर आए हैं। आपको बता दें पहले ही कि खासकर के छिंदवाड़ा को साधने के लिए एक बड़ी टीम बनाई गई है, जिसमें सोशल मीडिया से लेकर तमाम तरह से पूरी तरह से कमलनाथ के जो क्षेत्र है, गढ़ है, उसको घेरने की कवायद बीजेपी की तरफ से चल रही है। तो कमलनाथ को छिंदवाड़ा में घेरने की ये राजनीति है, जहां प्रहलाद पटेल पूरी तरह से मोर्चा संभाल रखे हैं, लेकिन अब यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं और वो वहां पहुंच रहे हैं और वो प्रत्याशियों के नामांकन में हिस्सा लेंगे और यहां पर सीधे सीधे कमलनाथ और सिंधिया की सियासी अदावत भी देखने को मिलेगी। तो ध्यान से देखिए, ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसके पहले प्रहलाद पटेल कह चुके हैं कि मैं प्रहार नाभि पर करूंगा और 7 की 7 सीटें इस बार हमारे निशाने पर रहेंगी जो कांग्रेस के पास हैं। बीजेपी इतना जोर इसीलिए लगा रही है कि वहां कमलनाथ के गढ़ को तमाम कोशिशों के बावजूद वो हिला नहीं पाई है अभी तक। मार्जिन कम हुआ लोकसभा का, पिछले चुनाव में 40,000 तक चला आया, लेकिन कब्जा एकमात्र सीट थी। अगर हम लोकसभा सीटों की बात करें, 28 बीजेपी के पास थी, लेकिन 29वीं एकमात्र सीट जो लोकसभा की थी वो कांग्रेस के पास थी और वहां की सभी विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास थी। छिंदवाड़ा की बात करें, एक क्विक रिएक्शन। सचिन जी, बहुत कोशिशें की हैं, वहां से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय भी करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है छिंदवाड़ा से, लेकिन छिंदवाड़ा दिल्ली दूर है की तरह बीते 40 सालों से हमेशा बीजेपी के लिए दूर की कौड़ी ही रहा है। बाई इलेक्शन छोड़ दें 97 के आसपास का, जब पटवा जी रहे थे और एक बार प्रहलाद जी ने बड़ी कड़ी टक्कर दी थी। जी देखिए, ये जो छिंदवाड़ा का जो जिला है वो अजय नहीं रहा है और इस बार जो ये चुनौती जो है भाजपा ने स्वीकार की है और भाजपा ने ये तय कर रखा है कि लोकसभा में इस बार जो पहले का जो ट्रेंड है उसको बदला जाएगा और इस बार जो है भाजपा जो है 29 की 29 सीटें जीतने जा रही है। चलिए फिरोज सिद्दीकी साहब, एक क्विक रिएक्शन। जी फिरोज सिद्दीकी साहब। देखिए, ऐसा है कि सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है। हम तो ये कह रहे हैं ना, आप एक मॉडल तो पेश करिए। छिंदवाड़ा एक मॉडल है कि कैसे किसी आदिवासी जिले को एक विकसित जिला बनाया जा सकता है। तो एक आध उदाहरण प्रस्तुत करे भारतीय जनता पार्टी। प्रहलाद पटेल जी तो पहले स्वयं बताएं कि वो केंद्रीय पर्यटन मंत्री रहे, उन्होंने मध्य प्रदेश को कौन कौन सी सौगातें दी। जिस नरसिंहपुर से वो चुनाव लड़ रहे हैं उस नरसिंहपुर को उन्होंने क्या दिया कि ना 1, 2, 3, 4, 5 बता दीजिए। कमलनाथ जी के पास सैकड़ों उपलब्धियां हैं छिंदवाड़ा और पूरे मध्य प्रदेश को लेकर, तो इतना आसान नहीं है। जो भी बात कह देना मंच से, ये एक अलग बात होती है। फग्गन सिंह कुलस्ते जी बताएं कि उन्होंने क्या किया, 9 साल से मंत्री हैं, 9 साल से प्रहलाद पटेल जी मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह जी बताएं कि उन्होंने क्या किया है। तो किया कुछ नहीं है, जनता में काम नहीं है, उपलब्धि जीरो है। वो नहीं बता सकते तो उनके प्रवक्ता बता दें, हमारे भाई जो मेरे बगल में बैठे हैं ये बता दें। ऐसा आसान नहीं है। नेता जो जनता भी जो है वो समझदार होती है। अगर वो कमलनाथ जी को बार बार आशीर्वाद दे रही है, 40 साल से आशीर्वाद दे रही है, तो ये उनकी सेवाएं हैं, उनका समर्पण भाव से जनता के प्रति जो उन्होंने काम किए हैं, जो सेवा की है छिंदवाड़ा के लिए, जो लोगों के साथ उन्होंने सेवा की है, इसलिए लोग जो है उनको मानते हैं। अगर वो आग्रह करते हैं लोगों से कि आप मुझे एक बार और आशीर्वाद दीजिए, तो लोग दोबारा आशीर्वाद देते हैं, बार बार कमलनाथ जी को, नकुलनाथ जी को आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि उनकी सेवा है, उनका काम है, उन्होंने जो विकास किया है वो सामने है। जी सचिन जी, आपको जोड़ना चाहेंगे या मैं अगली खबर का रुख करूं? फिर देखिए, कमलनाथ जी को अगर दिल्ली के एलीट सर्कल में जो है मिस्टर 15 के नाम से जाना जाता है, ही इज कॉल्ड एज मिस्टर 15। तो 15% जो है ये कमीशन हमेशा से, जब केंद्रीय मंत्री रहे,
15% के मिनिस्टर थे ये, फिर मिस्टर 15 के नाम से जाने जाते हैं। प्रहलाद पटेल जो है नए नैरेटिव की तरफ आइए सर, अब अपनी अपनी बात करिए, बहुत हो गया सर, करप्शन ये सब बहुत हो गया सर, अब अपने अपने मुद्दों पर आइए, अब अपनी ताकत पर बात करिए। और ऐसे लोग जो है आगे राजनीति में नहीं चलेंगे। ये जो आप पिछड़े वर्ग से आते, पिछड़े वर्ग के लिए क्या किया? जो लीड है सचिन जी और फिरोज जी, की 40,000 पे आ गई है। सचिन भाई, अगला सचिन भाई, ये कोई जीत हार नहीं है, चुनाव जीत ले। डिबेट जो है कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है सर, कि कौन सा धोबी पछाड़ लगाया और सामने वाले को चित कर दिया। वहां आप लोग जब जाते होंगे पार्टी कार्यालय में तो रहते हैं लोग, वहां भी कुछ मिलते होंगे, गुरु मजा नहीं आवा आज, जो थोड़ा पिट के आ रहा है आज, लेकिन उनके चक्कर में मत पड़िएगा। मैं नादान आदमी जरूर हूं, लेकिन आपसे हृदय से कह रहा हूं कि अपनी स्ट्रेंथ पर खेलिए। ये समय है अपनी उपलब्धियों पर बात करने का, प्रसन्न चित्त रहने का। ये तो चलता ही रहा 4.5-5 साल तक की कमीशन, भ्रष्टाचार, गड्ढे, आप नाकाम। अब थोड़ा मुस्कुराइए, हाँ, क्योंकि तनाव का समय तो है अभी भी, लेकिन इन सब चीजों से हटके अब अपनी उपलब्धियों पर बात करिए। ढेर सारी शुभकामनाएं सचिन जी आपको भी, ढेर सारी शुभकामनाएं फिरोज जी को भी, सत्य प्रकाश जी को भी और किरण जी को भी। कोई अटपटी बात कह गया हूं तो साहब एंकर लोग बड़े नादान होते हैं और बड़े ही बड़े मजाक के पात्र होते हैं, तो खूब उपहास उड़ाइए हमारा, लेकिन कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। अगली खबर की तरफ ले चलेंगे। बिल्कुल, लेकिन इस खबर की एक बात भी है कि जिस तरह से एक तरफ तो ग्वालियर में खुद सिंधिया के गढ़ में घमासान छिड़ा हुआ है और वो वहां पर अभी छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं, तो कमोबेश की स्थिति बनी है। आरोप प्रत्यारोप अब देखने को मिलेंगे, जब वो पहुंचेंगे क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आएंगी। छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। बीजेपी की जो 4 सीटें बची हैं उन पर मंथन चल रहा है और जल्द ही एक सूची जारी होने वाली है। चौथी सूची होगी जिसमें बेमित्रा, बेलतरा, अंबिकापुर अभी फिलहाल होल्ड पर हैं। कसडोल सीट पर भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं हो पाया है। तो बीजेपी के 86 उम्मीदवारों की अब तक घोषणा हो चुकी है। 86 उम्मीदवारों में 4 सांसदों को बीजेपी ने उतारा है मैदान में। पडरिया से भावना बोरा को कमान दी गई है। तो अब दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया भी लगातार जारी है। चलिए, तो ये नामांकन की प्रक्रिया जारी। ग्राफिक्स के साथ इस खबर को और बेहतर समझाएंगी प्रशंसा। बिल्कुल शुक्रिया शरद जी। तो जिस तरीके से बीजेपी की 4 सीटें अभी भी होल्ड हैं, कौन सी वो सीटें हैं आपको बता देते हैं और क्यों यहाँ पर क्या पेच फंसता हुआ है नजर आ रहा है, वो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं, क्योंकि सस्पेंस लगातार बरकरार है। देखिए, सरगुजा में 5 सीटें सामान्य है। अंबिकापुर सीट की अगर यहाँ पर बात कर ले, मनेन्द्रगढ़, भटगांव, बैकुंठपुर में ओबीसी और प्रेमनगर में एसटी को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर बीजेपी ने अंबिकापुर में पार्टी सामान्य को टिकट देना चाहती है और अंबिकापुर सीट इसलिए होल्ड कर रखी है। अंबिकापुर टीएस सिंहदेव यहां से लगातार जीतते आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अभी तक यहां पर उम्मीदवार का ऐलान बीजेपी की तरफ से नहीं किया गया, इसलिए ये सीट होल्ड की गई है, क्योंकि लगातार चिंतन मंथन बीजेपी कर रही है और इसलिए अंबिकापुर सीट होल्ड है। इसके साथ ही और भी वो सीट बता देते हैं। बेमित्रा सीट भी होल्ड है। राहुल टिकरिया का नाम पहले सामने आ रहा था, दूसरी सूची में इनका नाम तय भी हो गया था, लेकिन आपको बता दें योगेश तिवारी के बीजेपी ज्वाइन करने से समीकरण यहां पर बिगड़ गए और ये माना जा रहा है योगेश तिवारी जो कि जेसीसी से शामिल हुए हैं बीजेपी में, उनको टिकट दे सकती है पार्टी, इसलिए अभी यहाँ पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अगली सीट बेलतरा है, वो भी आपको बता देते हैं यहाँ पर क्या पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। तखतपुर से धर्मजीत सिंह, कोटा से प्रबल प्रताप सिंह को टिकट दी गई है। इसके साथ ही अगर बात करें तो विधायक रजनीश सिंह की टिकट जातिगत समीकरण के चलते अभी उलझी हुई है। तखतपुर से धर्मजीत सिंह मैदान में है, तो बेलतरा की ये सीटें आपको बता रहे हैं। और अब कसडोल बता देते हैं, ये भी सीट होल्ड की गई है बीजेपी की तरफ से। यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, प्रबल उम्मीदवार गौरी शंकर अग्रवाल यहाँ से बताए जा रहे हैं। जातिगत समीकरण में ये टिकट फंसी हुई है। पिछली बार भी हमने देखा था कि गौरी शंकर अग्रवाल ही चुनावी मैदान में थे, एक बार फिर से प्रबल दावेदार ये माने जा रहे हैं। तो चलिए अब इन सीटों पर चर्चा कर लेते हैं, पॉलिटिकल रिएक्शन भी लेंगे। सीधा रुख करेंगे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, बढ़िया आपने हमको समझा दिया है कि क्विक रिएक्शन बनता है। सत्य प्रकाश जी, मैदानी इलाके जो छत्तीसगढ़ के हैं और स्पेशली जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ माना जा रहा है, राजनीतिक समीक्षक मानते हैं कि कांग्रेस का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाके जो हैं और विशेषकर जहाँ पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, उन इलाकों में
बहुत लोकप्रियता है, ये दावा भी कांग्रेस का सामने है। लेकिन बस्तर और सरगुजा, अंबिकापुर, ये वो क्षेत्र हैं जहां इस बार लाइटली तो खैर कभी कोई पार्टी लेती नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए चुनौतियां हैं, ऐसा भी राजनीतिक समीक्षक मानते हैं। और मसला सरगुजा का ही है। आपका क्विक रिएक्शन जी। देखिए शरद जी, अभी हमारे पास बस्तर की 12 की 12 सीटें, भाजपा मुक्त बस्तर है और वही भाजपा मुक्त बस्तर अभी भी रहेगा। देखिए राजनीतिक विश्लेषक क्या बता रहे नहीं बता रहे उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, मगर मैं अपनी सरकार की बात कर सकता हूँ जो काम किया। देखिए आदिवासी समाज के लिए जो हमने 5 साल में काम किया, 15 साल हालात नहीं कि जमीन सड़क पर दे दी, फर्जी केस करके अंदर कर दिए, हमने वहाँ काम करके दिखाया। चाहे सड़क की बात कर लीजिए, शिक्षा की बात करिए, आत्मन स्कूल खोले, अस्पतालों की बात कर लीजिए, अखबारों में खबर छपती कि 35 साल बाद सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन हो रहे हैं, चाहे दाई दीदी क्लिनिक की बात करिए, 65 वनों की खरीदी की बात कर लीजिए, तो वहाँ के डेनेक्स उत्पादक कपड़े बाहर जा रहे हैं, वो कॉफी उत्पादन हो रहा है बस्तर में। तो ये सब चीजें हमने करके दिखाई है बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों तक, जहां की वो अमित शाह जी खुद आते हैं। और सबसे बड़ी बात नक्सली घटना है, वो आते हैं और बोलते हैं कि 65% नक्सली घटनाएं कम हो गई है, तो ये हमारी सरकार ने करके दिखाया। तो ये से राजनीतिक विश्लेषक क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे मैं कोई उस पर नहीं बोलूंगा, मगर जमीनी स्तर पर जो हमने काम किया है वो दिखता है। इसी वजह से वहां के लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। देखिए आप बस्तर में हमारे मुख्यमंत्री जाए या कोई एक सामान्य कार्यकर्ता भी अगर रायपुर का कार्यकर्ता वहां जाएगा तो वहां देख के आ सकता है कि क्या हालात हुए हैं, क्या सुधरे हैं। मुख्यमंत्री जाते हैं तो वहां भीड़ आ जाती है। कांग्रेस का दावा है कि बहुत बढ़िया काम किया है बस्तर। इस बार भी उनका दावा है कि मुक्त रहेगा भारतीय जनता पार्टी से। 12 की 12 सीटें कांग्रेस के पास रहीं पिछले चुनाव में और इस बार भी दावा उनका मजबूत है, ऐसा वो कह रहे हैं। और सरगुजा में भी उनका कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं है, हम सब मैनेज करके चल रहे हैं। और वजह यह है कि आदिवासी जनजाति समुदाय के लिए हमने बहुत कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से हम इसकी उम्मीद कर रहे हैं। जी शरद जी, अगर बस्तर सीट की बात करें या ट्राइबल सीट की बात करें तो ट्राइबल जो क्षेत्र है वहाँ अगर विकास की गंगा बही है तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा शासन काल में बही है। अगर आदिवासी पेट भर भोजन खा के सो रहा है तो वो भाजपा शासन की ही 1 किलो चावल का जो पीडीएस सिस्टम था उसी की देन है। बस्तर के वासियों के लिए नमक एक चुनौती होती थी। नमक के बदले में कीमती वनोपज देकर उनका शोषण किया जाता था। हमारी सरकार आई और उन्हें मुफ्त राशन में नमक दी। अगर छत्तीसगढ़ में बस्तरियों का 4200 एकड़ से ज्यादा जमीन आपने हड़प ली थी अपने उद्योगपतियों देने के लिए। हालात ये थे सिर्फ 6 वनोपज खरीदी करते थे, एमएसपी पे खरीदी भी नहीं होती थी। इलाके में अगर हर 5 किलोमीटर में स्कूल खोला गया है तो वो भाजपा की देन है। आईटी की बात कर ले, मेडिकल कॉलेज की बात कर ले, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर ले तो वो भाजपा शासन की देन है। अगर बस्तर में सड़कों की चमचमाती जाल का हालात ऐसे थे ना, समय दूंगा ना आपको सत्यप्रकाश जी, समय रहेगा ना आपके पास, बात कर ले वो भी भाजपा शासन की समय रहेगा आपके पास। 70 साल इन्होंने शासन किया। बस्तर के क्षेत्र के लोगों ने रेलवे तक नहीं देखा था। आपको कहना ही चाहिए अगर ऐसा आप अनुभव करते हैं तो वो भी भाजपा शासन काल की देन है। सत्यप्रकाश जी, बस्तर धर्मांतरण की आग में जल रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग की जा रही है। नारायणपुर की घटना ले लीजिए, वहां के स्वयं के एसपी डीआईजी मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं कि बस्तर धर्मांतरण की आग में जल रहा है, यहाँ तेजी से धर्मांतरण हो रहा है और मुख्यमंत्री जी इस बात का संज्ञान लीजिए। मैं क्विक रिएक्शन लेता हूँ। मुलाजिम मुख्यमंत्री को पत्र लिखने को मजबूर हो जाते हैं। और अब बस्तर की विकास बात की बात करें, विकास की गाथा अगर लिखी है तो सत्यप्रकाश जी बोलिए। सत्यप्रकाश जी, अगर कुछ अभी चल रहा है तो इनके समय में हुआ था, हमने शिष्ट नेतृत्व खोया था, वो होता टारगेट, इन्होंने षड्यंत्र करके वो टारगेट किलिंग करवाया था। कम हमारी सुरक्षा, हमारे जो शिष्ट थे उनकी सुरक्षा घटाई गई थी, उसकी वजह से हुआ। धर्मांतरण की मैं बात करूं, इनके समय में ऐसी ऐसी जगह पर चर्च बने जहां 5वीं अनुसूचित क्षेत्र था, जहां बूढ़ा देव की पूजा होती थी, वहां चर्च खुले। इनके दिलीप सिंह जुजे, स्वर्गीय दिलीप सिंह जो घर वापसी कराते थे, क्यों कराना पड़ रहा था उनको? रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और घर वापसी दिलीप सिंह जुजे को कराना पड़ रहा था। चलिए जल्दी से कम वक्त है मेरे पास, जल्दी से मैं एक मध्य प्रदेश की खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ में माहौल काफी, मैं समझ रहा हूं कि आप दोनों के बीच में जो है वो माहौल और ज्यादा तीखा और पैना हो रहा है। शुभकामनाएं, लेकिन संभल कर सर, चुनाव है, इतना ही ध्यान रखें हम। जी दिनेश। बिल्कुल, चलिए और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से। शिवपुरी और पिछोर विधानसभा में कांग्रेस टिकट बदलने की अटकलें तेज हो गई हैं और ये सरगर्मियां तब तेज हुई जब कांग्रेस के शिवपुरी से प्रत्याशी केपी सिंह का एक बयान सामने आया। उनके बयान के बाद खलबली मच गई। उन्होंने कहा कि मैं जहां से प्रत्याशी हूं, कल रहूं ना रहूं मुझे पता नहीं है। तो पिछोर में कार्यकर्ता सम्मेलन में केपी सिंह ये बोलते नजर आए। उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं यहां वापस लौट आऊं शायद, ये मैं भी नहीं जानता।
तो अब जब से उनका ये बयान सामने आया है, ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से फेरबदल हो सकता है। आपको बता दें कि केपी सिंह 6 बार पिछोर से विधायक रह चुके हैं और इस बार शिवपुरी से कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। उधर शिवपुरी से लगातार वीरेंद्र रघुवंशी टिकट की मांग कर रहे हैं। बीजेपी से कांग्रेस में वीरेंद्र रघुवंशी आए हैं और लगातार उन्होंने टिकट की मांग की, हालांकि केपी सिंह को प्रत्याशी बना दिया। बिल्कुल दिनेश, और काफी दिलचस्प बात उन्होंने कही है। मैं एक क्विक रिएक्शन लेने की तरफ चलूंगा। पहले बाइट सुन लीजिए क्या कुछ कहा है केपी सिंह जी ने, फिर मित्रों की तरफ चलेंगे। जी, मुझे कुछ पार्टी की तरफ से बात आई जहां से आज मैं प्रत्याशी हूं, कल रहूंगा, यहाँ लौटूंगा, ये मैं नहीं जानता। ये मान के भी चलना, अरविंद से भी कह रहा हूँ और बाकी सबसे कह रहा हूँ, हो सकता मैं कल लौटे आऊं, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से गया या पार्टी की मर्जी से गया, आपकी मर्जी से तो नहीं गया। गजबई बात कर रहे हैं भैया केपी सिंह जी, तो बिल्कुल एकदम दार्शनिक। और मुझे तो दिनेश और राजेश खन्ना याद आ गए। बाबू मशाय, कल रहूं ना रहूं कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी क्या है हम सब तो आला कमान के हाथों की कठपुतली है, कब किसको उठा ले कोई नहीं जानता। हा हा हा। चलिए फिरोज सिद्दीकी साहब जी। देखिए, ये तो अब इसमें कोई हम बाइट तो है नहीं, है उनकी भाषण है। ये सर, उनका भाषण है, के बीच बाइट ही समझिए उनका। नहीं, क्या नहीं, अब ये अविश्वास कर रहे हैं उस पर। अब आप लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही यही है कि कुछ ना कुछ किसी के बयान में से थोड़ा सा टुकड़ा भारतीय जनता पार्टी काटेगी और उसके पूरे अर्थ निकालेगी। मेरे ख्याल में 1-2 दिन में वो बी फॉर्म जमा कर देंगे। एक क्विक रिएक्शन सचिन जी का। तो केपी सिंह जी, देखिए शरद जी, भाजपा बार बार बोलते आ रही है कि कांग्रेस में सर्वे से नहीं, सर्वे सर्वाओं ने टिकट बांटे हैं। जो 2 परिवार के सर्वे सर्वा हैं, एक परिवार कमलनाथ का है और दूसरा परिवार दिग्विजय सिंह का है। तो ये जो स्पष्ट हो रहा है कि ये जो टिकट बांटे गए हैं, ये सर्वे सर्वाओं ने टिकट बांटे हैं, कोई सर्वे नहीं हुआ है टिकट। सचिन जी, सर्वे सर्वा ही बांटते आए हैं, ये परंपरा अभी तक तो टूटते हुए हमने नहीं देखी है और ना हमें लगता है कि आगे भी ये ये परंपरा टूटेगी। मध्य प्रदेश में भी ये दावा सामने आ रहा है कि 50% के आसपास टिकट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की मंशा के हैं। तो निश्चित तौर पर, और ऐसा नहीं है कि मंशा खराब होती है, जो जीतने वाले रहते हैं, कोई भी नेता ये नहीं चाहता कि वो ऐसे लोगों को टिकट दे जो हारें और जिससे उसकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहरहाल बड़ा आनंद आया, आप सबने गरिमा से अपनी बात कही। सत्यप्रकाश जी, किरण जी, फिरोज सिद्दीकी साहब और सचिन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया दिनेश, आपका भी प्रशंसा, आप भी हमारे साथ बनी रही। तो चुनाव का घंटा बजता रहेगा बाबू मोशाय और पहुंचाता रहेगा खबरें आप तक, क्योंकि चुनाव का मतलब है विनम्रता से। बंसल न्यूज़ बने रहेगा, बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।